यहाँ पर आज देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति को चेंज कर कर प्रतिबिंब बनाएंगे और इसका किरण आरेख को खींचेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए, किरण आरेख को खींचने से पहले प्रतिबिंब का यहाँ पर तीन चीज का होना आपको जरूरी है। तीन चीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पहली जानकारी, जब मुख अक्ष के समानांतर किरणें गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद एफ से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो मुख अक्ष के समानांतर आ रही है किरणें तो एफ से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में गुजरती है और उत्तल दर्पण में देखेंगे तो एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। कैसे गुजरती हुई प्रतीत होती है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो इसका एफ और सी कहाँ रहेगा? इसके दाएं साइड रहेगा। देखिए, जब किरणें मुख अक्ष के समानांतर आ रही है तो सिंपल सी बात है कि मुख अक्ष के समानांतर किरण आ रही है तो यह सी से यानी यह एफ से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो अवतल दर्पण में गुजरता हुआ प्रतीत होता है, उत्तल दर्पण में एफ से, यहां पर एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है और टकराने के बाद यह क्या हो जाती है? इसी दिशा में मुड़ जाती है। अब देखते हैं यहां पर एक और कंडीशन आता है। देखिए, यह क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, यहां पर P होता है, यह क्या होता है? F होता है, C होता है। जब किरणें P से होकर गुजरती है, जब किरणें मान लेते हैं P से होकर गुजरती है तो P से होकर गुजरती है, यह प्रकाश के परिवर्तन की नियम का पालन करते हुए वापस चला जाता है। जो यह देख रहे हैं मुख अक्ष प्रकाश के यह क्या होता है? लंबवत होता है, यह दर्पण के लंबवत होता है जो यहाँ पर थीटा कोण से आता है और थीटा कोण से वापस चला जाता है। यह तीन कंडीशन प्रतिबिंब बनाने में, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। पहले अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति को चेंज कर कर प्रतिबिंब बनाएंगे। इसमें केवल दो ही कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यह उत्तल दर्पण है। इसमें दो ही कंडीशन बनता है, एक अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब और एक P और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। मान लेते हैं जो हमारा उत्तल दर्पण है यह दर्पण MN है और जो बीच में जो ध्रुव देख रहा है यह क्या है? P है। यह गोलीय दर्पण है तो यहाँ पर C इस साइड आएगा और F यहां पर आ जाएगा। अब देखिए, रखी वस्तु अनंत पर है तो उससे किरणें कुछ गुजरेगी। यह किरणें मुख अक्ष के समानांतर आएगी, यह किरणें मुख अक्ष के समानांतर आएगी। तो हम अभी आपको बताए हैं जितने भी किरणें मुख अक्ष के समानांतर आती है वह दर्पण से टकराने के बाद यह एफ से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण है तो गुजरता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा, गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो यह क्या होगा? दर्पण से टकराने के बाद वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर दो कटान बिंदु हुआ। प्रतिबिंब बनाने के लिए या तो कटान बिंदु वास्तविक होना चाहिए या तो काल्पनिक होना चाहिए और दो ही कटान का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब इतना छोटा है कि हम लोग को दिखाई ही नहीं दे रहा है, बिंदु के साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग को एक पर बनता हुआ दिखाई यहाँ पर बनता है और दर्पण से पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। यह काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। दूसरा कंडीशन इसमें है, दूसरा केस आता है इसमें जब वस्तु अनंत और P के बीच रहे, अनंत और P के बीच रहे, अनंत तो चला गया और P के बीच, यानी यहाँ पर इसके बीच कहीं पर भी वस्तु रहे उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी किरणें है, यहाँ पर भी बिंब है तो यहाँ से बहुत सारी किरणें दर्पण की ओर आएंगी तभी तो जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन किरण आरेख खींचने के लिए कितने किरणों की जरूरत है? दो किरणों की जरूरत है। तो एक किरण इसके मुख अक्ष के समानांतर ऊपर से गुजार देंगे
तो मुख अक्ष के समानांतर किरण है तो कहां से गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा। तो उत्तल दर्पण है तो गुजरता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। यह कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब दूसरी किरण को या तो पी से आप गुजार दीजिए या तो सी से गुजार दीजिए। आप पी से भी गुजार सकते हैं या तो सी से गुजार सकते हैं, आप पर निर्भर करता है आप पी से गुजार रहे हैं कि सी से गुजार रहे हैं। हम यहाँ पर आपको सी से हो गुजार कर दिखाते हैं। देखिए यहां से जो बिंब है, यह बिंब से ही ना किरणें जाएगी, तो यहां से किरणें जा रही है, यहां से किरणें जा रही है, यह क्या होगा, यह सी से होकर गुजर रहा है। जब सी से होकर गुजरती है तो दर्पण पर लंबवत किरणें पड़ती है। जब सी से होकर गुजरती है कोई भी किरणें तो यह दर्पण पर कैसा होता है, लंबवत प्रतीत होता है, लंबवत किरणें गुजरता है। जब सी से होकर गुजरता है तो दर्पण पर कैसा होता है, लंबवत, जिसके कारण दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो जिस पथ से आता है किरण उसी पथ में वापस चला जाता है। और यहाँ पर काल्पनिक कटान हुआ, काल्पनिक कटान से हम लोग का सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो मुख अक्ष के यह ऊपर है बिंब, तो यह भी हम लोग का प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर ही बना है। यहाँ पर इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि उत्तल दर्पण के सामने पी और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण हमारा mn है। यही दो कंडीशन बनता है। अब चलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट किरण आरेख अवतल दर्पण में आ जाता है। देखिए यहां पर अवतल दर्पण में पहला कंडीशन आ जाता है, यह तो क्या है, कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। इस दर्पण में एफ और सी इस साइड रहेगा, क्योंकि गोलीय दर्पण इस साइड बन रहा है तो सी यहां पर रहेगा, इसका जस्ट आधा होता है, एफ होता है। यहां पर पहला कंडीशन देखते हैं, वस्तु को हमेशा दर्पण के आगे रखा जाता है, वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रहेगा, ठीक है। तो वस्तु पहला कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु कहां रहे, अनंत पर रहे। जब वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए अनंत पर है तो दर्पण की ओर यह किरणें आएगी और यह किरणें मुख अक्ष के समानांतर होगी। जब किरणें मुख अक्ष के समानांतर आती है तो एफ से होकर गुजर जाती है, एफ से होकर गुजर जाएगी। जब एफ से होकर गुजर जाती है किरणें तो हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण का जरूरत है और दोनों किरण कटना चाहिए। तो यहां पर कट रहा है तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एफ पर बनेगा। यानी अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा एफ पर अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता है, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। यह उल्टा होता है क्योंकि यह काल्पनिक कटानों से मिलकर बना है, इसलिए क्या कैसा होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहे, जब वस्तु कहाँ रहे, अनंत और सी के बीच रहे, जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहे तो हम लोग का प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। यह गोलीय दर्पण इस साइड है तो सी यहां पर रहेगा और एफ यहां पर रहेगा। यहां दूसरा कंडीशन है अनंत और सी के बीच, अनंत हो गया और सी के बीच, यानी हमारा वस्तु कहां पर रहेगा, अनंत और सी के बीच, यानी इसके बीच में कहीं पर भी रहेगा। देखिए यहां से किरण एक गुजार देते हैं मुख अक्ष के समानांतर। जब मुख अक्ष के समानांतर किरणें गुजरा, दर्पण से परिवर्तन के बाद हमारा किरण कहां से गुजर जाएगा, एफ से होकर गुजर जाएगा। दूसरी किरण को या तो सी से गुजार दीजिए या तो पी से आप गुजार दीजिए। अब बताइए सी से गुजारें कि पी से गुजारें। हम आपको सी से भी गुजार कर इसका किरण आरेख बता देते हैं और पी से भी गुजार कर बता देते हैं। देखिए जब किरणें यहां से सी से होकर गुजरेगी, जब सी से होकर गुजरेगी तो दर्पण पर लंबवत पड़ती है। जितने भी किरणें सी से होकर गुजरते हैं वह दर्पण पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस चली जाती है। यहाँ पर कटान बिंदु बना और वास्तविक कटान से बना, तो इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए यह मुख अक्ष के ऊपर है, यह सीधा है, मुख अक्ष के नीचे है, यह कैसा है, उल्टा है। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु अनंत और सी के बीच, अवतल दर्पण के सामने अनंत और सी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच
बनता है। वास्तविक छोटा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और दर्पण के आगे बनता है। इस इतना चीज को हम लोग लिख लेंगे। तीसरा देखते हैं, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु सी पर रहे। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रहे? सी पर रहे। पहला कंडीशन देखें, जब वस्तु अनंत पर रहे। दूसरा कंडीशन अनंत और सी के बीच रहे। लेकिन आपको अभी बताए हैं कि अब यहां पर एफ से होकर गुजार कर देखें, अब पी से गुजार कर देखते हैं हमारा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। देखिए इसी को पहले देखते हैं। यहां पर क्या है? सी है, यह क्या है? एफ है। हमारा वस्तु अनंत और सी के कहा है? बीच में है। तो यहाँ पर पहला किरण को हम अनंत से यहां से ऊपर से गुजारेंगे तो मुखज के समानांतर हो गया। जब मुखज के समानांतर हो गया तो हमारा पी से होकर एफ से होकर गुजर जाएगा। अब दूसरी किरण को या तो सी से गुजारिए या तो पी से गुजारिए। तो सी से गुजार कर हम तो प्रतिबिंब बनाती है, क्या पी से ही गुजार कर यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा? देखिए जब पी से यहां से गुजारिएगा, पी से गुजारिएगा तो जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना ही कोण पर कहां चला जाएगा वापस। जब वापस चला गया, वास्तविक कटान से बना है तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा रहेगा। देखिए मुख अक्ष के ऊपर है तो यानी सीधा प्रतिबिंब है, मुख अक्ष के नीचे है यानी उल्टा प्रतिबिंब है। यहां पर भी देख रहा है तो हमारा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन रहा है। यहां पर भी प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन रहा है। इसका निष्कर्ष तो आप लोग लिख ही सकते हैं। क्या लिखेंगे निष्कर्ष में? अनंत और सी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, दर्पण के आगे होता है। इस वस्तु को मान लेते हैं ए बी वस्तु है, अब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। यहां पर भी वही हो जाएगा, ए बी वस्तु है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। यहां पर वही चीज लिख देंगे। यह बहुत ही बिहार बोर्ड में बहुत ही इसको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। तीसरा यहां पर देखते हैं कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहे। वक्रता केंद्र पर रहे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहे यानी सी पर रहे। हम मान लेते हैं दर्पण हमारा क्या है? एम एन है। दर्पण हमारा क्या है? एम एन है। ठीक, हमारा वस्तु कहाँ है? सी पर है। देखिए सी पर है तो ऊपर से एक किरण को गुजार देंगे। यह किरण मुख अक्ष के समानांतर है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद हमारा किरण कहां से होकर गुजर जाएगा? एफ से होकर गुजर जाएगा। जब एफ से किरण होकर गुजर जाएगा, जब एफ से किरणें गुजर जाएगी, दूसरी किरण को या तो सी से गुजार दीजिए या तो पी से गुजार दीजिए। यहां पर कोई भी किरण सी से नहीं गुजर सकती है। यहां से कोई भी किरण आप देखिएगा सी से नहीं होकर गुजर सकती है। तो आप पी से होकर गुजार दीजिए। जितना कोण पर पी पर थीटा कोण से आएगा तो थीटा कोण से ही वापस चला जाएगा, थीटा कोण से ही वापस चला जाएगा, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता है। देखिए यहां पर एक प्रतिबिंब बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक होता है। वास्तविक कटान से बना इसलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और इसका प्रतिबिंब, इसका हम लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं कि एम एन अवतल दर्पण के सामने ए बी वस्तु का प्रतिबिंब एम एन अवतल दर्पण के सामने सी पर रखी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, जो वस्तु के अपेक्षा उल्टा, बराबर और वास्तविक होता है। यह दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है। आप लोग निष्कर्ष को लिख सकते हैं। यहां पर अवतल दर्पण में चौथा कंडीशन देखते हैं। आप लोग साथ साथ निष्कर्ष को लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाएगा और इसको लिखने भी आपको आ जाएगा। पहले आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम यहां पर देख चुके हैं अवतल दर्पण में 3 कंडीशन। पहला कंडीशन देखें, जब वस्तु अनंत पर रहे, अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना था? एफ पर बना था। दूसरा कंडीशन देखें, अनंत और सी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना था? सी और एफ के बीच बना था। अब तीसरा कंडीशन देखे थे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आए तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना और वस्तु के बराबर साइज का उल्टा बना था। तीसरा कंडीशन यहां पर देखते हैं, जब वस्तु
सी और एफ के बीच रहे, जब वस्तु सी और एफ के बीच रहे तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वस्तु सी और एफ के बीच रहे, वस्तु सी और एफ के बीच रहे। देखिए हमारा वस्तु यहां पर है तो यहां से एक किरण गुजरेगा, यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो समानांतर है तो एफ से होकर चली जाएगा, परिवर्तन के बाद एफ से होकर गुजर जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि या तो यहीं से या तो बिंब से सी से होकर एक किरण को गुजार दीजिए या तो पी से होकर गुजार दीजिए। आप बताइए सी से गुजारे कि पी से गुजारे। पहले हम आपको पी से होकर गुजार कर दिखाते हैं। देखिए पी से गुजर गया, अब देखिए आप कटाइएगा तो यह इस तरह कटेगा और सी के बाद कटेगा, यानी हम लोग का प्रतिबिंब लगभग जिस जहां कटान बिंदु है, यहां पर कटान बिंदु है, यहां पर हम लोग का प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए ए बी वस्तु है, इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, यानी आप यहां पर दर्शा कुछ भी सकते हैं, ए बी यहां पर सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम इसका निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, एम एन अवतल दर्पण के सामने ए बी रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो, देखिए एम एन अवतल दर्पण के सामने सी और एफ के बीच ए बी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है, जो दर्पण के आगे बनता है। आप निष्कर्ष को आसानी से लिख सकते हैं। चौथा कंडीशन यहां पर देखते हैं, चौथा कंडीशन जब वस्तु कहां पर रहे, एफ पर है, जब वस्तु एफ पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखिए इस साइड सी हो जाएगा और यहां पर एफ हो जाएगा। देखिए हमारा वस्तु कहां पर है, एफ पर है, हमारा वस्तु एफ पर है और मुख्य अक्ष के समानांतर यह किरण जा रही है, यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो यह दर्पण से परिवर्तन के बाद एफ से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण को या तो सी से गुजार दीजिए या तो पी से होकर गुजार दीजिए। आप पी से होकर गुजारेंगे, देखिए दूसरी किरण को या तो पी से होकर गुजार दीजिए, पी से होकर गुजारेंगे, जितना थीटा कोण से आया रहेगा उतना ही थीटा कोण से वापस चला जाएगा। आप यहाँ पर थीटा कोण से वापस करिएगा तो यह क्या होगा, इस किरण के मुख्य अक्ष के जो यह किरण है, यह दोनों किरणें समानांतर चला जाएगा, कभी भी कटेगा नहीं, यानी हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनने वाला है, अनंत पर बनने वाला है। जो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं निष्कर्ष में एम एन अवतल दर्पण के सामने एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और दर्पण के यहाँ पर मुख्य अक्ष के कहाँ है, नीचे है, तो यानी वास्तविक बन रहा है। और क्या वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो यह उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन बताने से पहले यहाँ पर सी से होकर गुजार देते हैं। जब अगर इस किरण को नहीं गुजारिएगा, अगर सी से होकर गुजारते हैं, यहां से देखिए यहां से सी से होकर गुजारते हैं किरण को, जब सी से होकर गुजारेंगे दर्पण पर लंबवत पड़ेगा, तो जिस पथ से आएगा उसी पथ से कहां चला जाएगा, वापस चला जाएगा। वापस जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष यहाँ पर इस किरण के जो बीच वाला किरण है, बीच वाले किरण के यह किरण भी समानांतर हो जाएगा, यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी समानांतर हो गया। तो आप लोग कोई भी प्रतिबिंब बनाना रहे, एक किरण को एफ से होकर गुजार दीजिएगा, दूसरी किरण को या तो पी से होकर गुजार दीजिएगा या तो सी से होकर गुजार दीजिएगा। यहाँ पर जब पांचवा कंडीशन हो गया। छठवां कंडीशन बहुत ही वीवीआई बिहार बोर्ड के लिए है। इस कंडीशन को बार बार 2 नंबर में पूछ देता है और 1 नंबर में तो पूछता ही है। देखिए एफ कंडीशन कहता है जब वस्तु एफ और पी के बीच रहे, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रहे, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए अवतल दर्पण में देख रहा है, यहां पर हम लोग का सी है, ये एफ है। अब एफ और पी के बीच कह रहा है, वस्तु यहां पर रख दें एफ और पी के बीच। देखिए क्या होता है, वस्तु से गुजरेगा किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो हमारा पी से होकर गुजर कर चला जाएगा, पी से गुजर जाएगा। देखिए जब पी से कर रहे हैं एफ से होकर चला जाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है
टकराने के बाद F से चला जाएगा। दूसरी किरण को या तो P से होकर गुजर दीजिए या तो C से होकर गुजार देते हैं। देखिए अगर C से होकर गुजारते हैं तो देखिए क्या होता है। यहां पर देख रहा है इसके आगे तो कोई भी संभावना ही नहीं बनता है कि ये दोनों किरणें मिले। जब दोनों किरणें आपस में टकराएगा ही नहीं, आपस में क्रॉस नहीं करेगा तो कभी भी प्रतिबिंब आगे बन ही नहीं सकता है, यानी दर्पण के आगे इसमें प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अब इस दर्पण के पीछे अगर इस दोनों किरणों को मिलाएंगे काल्पनिक रूप से तो हमारा प्रतिबिंब आगे जाकर बन जाएगा। जब यह प्रतिबिंब बन जाएगा, काल्पनिक रूप से प्रतिबिंब बनेगा, इसमें वास्तविक प्रकाश की ऊर्जा नहीं होती है, जिसके कारण इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, देखिए मुख्य अक्ष के जो ऊपर है हम लोग का वस्तु, यही प्रतिबिंब हम लोग का मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। और यह क्या है, वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब है और दर्पण से पीछे बना है, वस्तु से बड़ा बना है। अब एक बार इसका जो 6 कंडीशन है इसका रिवीजन करते हैं और उत्तल दर्पण का 2 कंडीशन है उसका रिवीजन करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और हम लोग बना सकते हैं, जब वस्तु P पर ही हो, जब वस्तु P पर ही रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब P पर ही बनेगा। यानी P पर रहने का मतलब क्या है, दर्पण के एकदम साफ, एकदम पूरी तरह चिपक गया है तो हमारा प्रतिबिंब जहां पर है वहीं पर बनेगा। इस कंडीशन में P पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P पर ही बनता है, वस्तु के बराबर साइज का बनता है और वास्तविक होता है। अब इसको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, इसमें 2 स्थिति को पढ़े थे और इसमें 7 स्थिति को पढ़ते हैं। एक बार इसको रिवीजन करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है, काल्पनिक होता है। जब काल्पनिक है तो वस्तु के सापेक्ष कैसा रहेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और यह एक पर बना है तो बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी अत्यंत छोटा होता है। दूसरा इसमें केस था कि अनंत और P पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत और P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु के सापेक्ष छोटा बनता है और दर्पण के पीछे साइड बनता है। देखिए दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। देखिए अब अवतल दर्पण में 7 कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन, वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमारा F पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब F पर वस्तु रहे तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तीसरा यहां पर कंडीशन पढ़े थे। देखिए जब वस्तु अनंत और C के बीच रहे तो हम लोग का प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। जब वस्तु अनंत और C के बीच रहे तो हम लोग का प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। वास्तविक सीधा, वास्तविक काल्पनिक और वास्तविक उल्टा वस्तु के सापेक्ष छोटा बनेगा। वस्तु के सापेक्ष कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जब अनंत और C के बीच रहे तो हम लोग का C और F के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक रहेगा, छोटा रहेगा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा रहेगा। जब वस्तु C और F के बीच रहे, जब वस्तु C और F के बीच रहे तो हम लोग का प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनेगा। देखिए यहां पर देखिए 3 चीज यहां पर ध्यान दे दीजिए। जब वस्तु अनंत पर है तो हम लोग का प्रतिबिंब कहां बनेगा, F पर बनेगा। जब वस्तु F पर है तो हम लोग का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तीसरा, अनंत और C के बीच वस्तु रहे तो हम लोग का प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। जब वस्तु C और F के बीच रहे तो हम लोग का प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु F और P के बीच रहे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण यह सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इस 7 कंडीशन में एक ही कंडीशन में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और यह काल्पनिक प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, जिसके चलते हम लोग दाढ़ी बनाने में उसका यूज कर लेते हैं। दाढ़ी बनाते हैं तो दर्पण से, जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है, और उस अवतल दर्पण को फोकस के अंदर रख लेते हैं। जब फोकस के अंदर रखेंगे तो हमारा दाढ़ी बहुत ही बड़ा बड़ा दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा, जिसके चलते दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। इसीलिए इसको दाढ़ी बनाने में यूज कर लेते हैं। जो चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, उसका यूज अवतल दर्पण का कर लेते हैं।
आप पूरी तरह से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का किरण आरेख बनाना सीख चुके हैं। जय हिंद दोस्त, कैसा लगा वीडियो आप इसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा।